आज के इस विस्तृत चर्चा में आपका स्वागत है। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प और ज़रूरी तकनीकी पहेली सुलझाने की कोशिश करेंगे। वो है बड़े पैमाने पर फैले हुए कंप्यूटर सिस्टम्स यानी डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स में हर नई चीज़ के लिए एक बिल्कुल अनोखी पहचान संख्या, एक यूनिक आईडी कैसे बनाई जाए। सोचिए ज़रा, फेसबुक पर हर नई पोस्ट, अमेज़ॉन पर हर ऑर्डर या गूगल मैप्स पर डाली गई हर नई लोकेशन, इन सबको एक यूनिक आईडी चाहिए होता है। और जब करोड़ों लोग एक साथ सिस्टम इस्तेमाल कर रहे हो तो ये पक्का करना कि कोई भी दो आईडी कभी एक जैसे ना हो, और हाँ, ये काम बिजली की तेजी से हो, ये तो भाई एक बड़ी चुनौती है। हमारे पास इस विषय पर एक काफी गहरा दस्तावेज है, हमारा स्रोत चैप्टर 7, और आज हम इसी के जरिए इस समस्या की तह तक जाएंगे। हम देखेंगे कि कैसे जो तरीके आसान लगते हैं वो अक्सर जटिल जरूरतों पर खरे नहीं उतरते हैं, और कैसे एक चतुर डिजाइन इन चुनौतियों का सामना करने के लिए जानकारी को एक सीमित जगह में बड़ी कुशलता से पैक करता है। तो डेटाबेस में एक फीचर होता है ऑटो इंक्रीमेंट। आप बस इसे ऑन कर दीजिए और हर बार जब आप कोई नई चीज सेव करते हैं, डेटाबेस उसे अपने आप अगला नंबर दे देता है, 1 2 3 4, और हर नंबर की गारंटी होती है कि वो यूनिक होगा। हाँ, ये तो सुना है, सिंपल है। हाँ, सिंपल है, लेकिन दिक्कत तब आती है जब सिस्टम बहुत बड़ा हो जाता है, मतलब डिस्ट्रीब्यूटेड। यहाँ डेटा एक सर्वर पर नहीं, बल्कि शायद दुनिया भर में फैले सैकड़ों या हजारों सर्वरों पर रखा होता है। अब एक अकेला डेटाबेस सर्वर इतना लोड संभाल ही नहीं सकता, और अगर हम कई सर्वरों पर आईडी बनाने की कोशिश करें तो बिना किसी खास इंतजाम के ये लगभग तय है कि दो अलग-अलग सर्वर एक ही टाइम पर एक ही आईडी बनाने की कोशिश कर बैठेंगे। अच्छा, कैसे? जैसे मान लीजिए दो सर्वर हैं, दोनों को अगला आईडी चाहिए, और दोनों ने कैलकुलेट किया कि अगला नंबर 501 होना चाहिए। बस हो गया कॉन्फ्लिक्ट। तो हमें एक ऐसा तरीका चाहिए जो इस टकराव से बचाए और साथ ही बहुत तेज भी हो। हाँ, ये तो सचमुच एक बड़ी दुविधा है। तो अगर हमें ऐसा सिस्टम डिजाइन करना है तो हमें इन यूनिक आईडीज से क्या-क्या उम्मीदें रखनी चाहिए? क्या रिक्वायरमेंट्स हैं? हमारा स्रोत कुछ खास आवश्यकताएं बताता है। पहली और सबसे जरूरी बात, आईडीज बिल्कुल यूनिक होने चाहिए, एकदम अनोखे। सिस्टम चाहे कितना भी बड़ा हो, दुनिया में कहीं भी दो चीजों को कभी भी एक ही आईडी नहीं मिलना चाहिए। सही। दूसरी, आईडीज सिर्फ अंकों से बने होने चाहिए, न्यूमरिक, उनमें कोई अक्षर या स्पेशल सिंबल नहीं। ठीक है। तीसरी, हर आईडी 64 बिट्स के अंदर फिट हो जाना चाहिए। ये मेमोरी और प्रोसेसिंग के लिहाज से जरूरी है ताकि आईडीज ज्यादा जगह ना लें और उन पे काम करना तेज हो। 64 बिट्स। चौथी, और ये वाली काफी दिलचस्प है, आईडीज समय के हिसाब से क्रमबद्ध होने चाहिए, ऑर्डर्ड बाय डेट, यानी जो आईडी बाद में बना है उसकी वैल्यू पहले बने आईडी से ज्यादा होनी चाहिए। अच्छा, ये जरूरी क्यों है? इससे डेटा को टाइम के हिसाब से सॉर्ट करना बहुत आसान हो जाता है, जैसे किसी यूजर की टाइमलाइन दिखानी हो। समझ गया, ये महत्वपूर्ण है। और पांचवी, सिस्टम को बहुत ज्यादा लोड झेलने लायक होना चाहिए। उसे हर सेकंड कम से कम 10,000 नए यूनिक आईडी बनाने में सक्षम होना चाहिए। 10,000 प्रति सेकंड। हाँ, सही कहा। ये पांचों शर्तें मिलकर इस समस्या को काफी चुनौतीपूर्ण बना देती हैं। यूनिकनेस और हाई थ्रूपुट, मतलब तेजी, वो तो जरूरी है ही, लेकिन ये जो समय के अनुसार क्रमबद्ध होने वाली शर्त है ना, ये कई आसान दिखने वाले समाधानों को सीधे सीधे खारिज कर देती है। हाँ, कैसे? भाई, अलग अलग मशीनों पर अलग अलग टाइम पर आईडी बन रहे हैं, और फिर भी ये पक्का करना कि बाद वाला आईडी हमेशा पहले वाले से बड़ा हो, और वो भी 10,000 प्रति सेकंड की रफ्तार से, यहीं पर असली इंजीनियरिंग लगती है। बिल्कुल। तो चलिए अब देखते हैं कि इस चुनौती से निपटने के लिए क्या-क्या रास्ते सोचे गए हैं। हमारा स्रोत 4 मुख्य तरीकों की पड़ताल करता है। हम एक एक करके उन्हें देखेंगे और समझेंगे कि वे हमारी इन 5 शर्तों पर कितने खरे उतरते हैं। पहला तरीका है मल्टी मास्टर रेप्लिकेशन। इसके नाम से तो लगता है कि इसमें कई मास्टर डेटाबेस सर्वर होते हैं। हाँ बिल्कुल, यहाँ भी हम डेटाबेस के ऑटो इंक्रीमेंट फीचर का ही सहारा लेते हैं, लेकिन एक कह सकते हैं चालाकी के साथ। मान लीजिए हमारे पास के मास्टर डेटाबेस सर्वर हैं, तो हम हर सर्वर को कहते हैं कि तुम आईडी को 1 से नहीं बल्कि के से बढ़ाओगे। के से मतलब जितने सर्वर हैं उतने से। हाँ, और हर सर्वर को एक शुरुआती ऑफसेट, एक अलग स्टार्टिंग पॉइंट दे दिया जाता है। उदाहरण के लिए, अगर हमारे पास 2 सर्वर हैं, के बराबर 2, तो सर्वर 1 को हम 1 से शुरू करने को कहेंगे,
अच्छा, और वो आईडीज बनाएगा 1, 3, 5, 7, मतलब हर बार 2 जोड़कर। ठीक। सर्वर 2 को हम 2 से शुरू करने को कहेंगे और वो आईडीज बनाएगा 2, 4, 6, 8, वो भी हर बार 2 जोड़कर। समझ गई। तो आईडीज कभी टकराएंगे नहीं। 1, 3, 5 एक तरफ, 2, 4, 6 दूसरी तरफ। बिल्कुल। इस तरह दोनों सर्वर जो आईडी बनाएंगे वो कभी आपस में टकराएंगे नहीं। इससे लोड बढ़ जाता है और सिस्टम थोड़ा स्केल कर जाता है। सैद्धांतिक रूप से जितने ज्यादा सर्वर होंगे उतने ज्यादा आईडी बन सकते हैं। सुनने में तो ये गणित के हिसाब से सही लगता है, पर क्या ये हमारी सभी जरूरतों को पूरा करता है? यहाँ कुछ बड़ी दिक्कतें नजर आती हैं मुझे। पहली बात, अगर आपके सर्वर अलग अलग डेटा सेंटरों में हैं, मतलब भौगोलिक रूप से दूर दूर, तो इसे मैनेज करना और स्केल करना बहुत मुश्किल हो जाता होगा। हाँ, कोऑर्डिनेशन मुश्किल हो जाता है। सर्वरों के बीच समन्वय बनाए रखना एक सिरदर्द बन सकता है। दूसरी बड़ी कमी जो हमारी चौथी शर्त को तोड़ती है, आईडीज समय के क्रम में नहीं होते। सही पकड़ा। हाँ, हो सकता है सर्वर 2 पर आईडी 2 सर्वर 1 पर बने आईडी 3 से पहले ही बन गया हो। बिल्कुल हो सकता है। तो हम डेटा को भरोसेमंद तरीके से समय के अनुसार सॉर्ट नहीं कर सकते। टाइमलाइन वाली बात गई। और तीसरी बात, सिस्टम में नया सर्वर जोड़ना या हटाना, वो भी एक जटिल प्रक्रिया लगती है। आपको के का मान बदलना होगा और ये पक्का करना होगा कि इस बदलाव से आईडीज में कोई गड़बड़ी ना हो। हाँ, इसमें लचीलापन कम है। तो ये सिस्टम थोड़ा रिजिड हो जाता है। बिल्कुल सही। मल्टीमास्टर रेप्लिकेशन कुछ हद तक स्केलेबिलिटी देता है, लेकिन वो समय क्रमबद्धता की कमी और मैनेजमेंट की जटिलता, ये सब मिलकर इसे बड़े पैमाने के सिस्टम के लिए, खासकर हमारी जरूरतों के हिसाब से, एक अधूरा समाधान बनाती हैं। तो ये तरीका हमारी जरूरतों की कसौटी पर खरा नहीं उतरा। हाँ। अगला विकल्प देखते हैं, UUID, यूनिवर्सली यूनिक आइडेंटिफायर। ये नाम तो मैंने बहुत सुना है। कई सॉफ्टवेयर्स में यूज होता है। हाँ, UUID बहुत पॉपुलर है। ये एक 128 बिट का नंबर होता है। 128 बिट? हाँ। ये तो हमारी 64 बिट वाली जरूरत से डबल है। हाँ, डबल है। इसकी सबसे बड़ी खूबी इसकी यूनिकनेस है। इसे इस तरह से डिजाइन किया गया है कि दुनिया में कहीं भी, किसी भी कंप्यूटर पर, बिना किसी तालमेल के अगर 2 UUID बनाए जाएं, तो उनके एक जैसे होने की संभावना ना के बराबर है। एक अनुमान के मुताबिक अगर आप 100 सालों तक हर सेकंड 1 अरब UUID बनाते रहें, तब भी डुप्लीकेट होने का चांस सिर्फ 50% तक ही पहुंचेगा। अरे वाह, कमाल है। मतलब यूनिकनेस की तो लगभग गारंटी है और इसे बनाना भी आसान लगता है। हर सर्वर खुद ही बना सकता है बिना किसी से पूछे। बिल्कुल, यही इसका सबसे बड़ा फायदा है। हर वेब सर्वर या एप्लीकेशन सर्वर अपने आप स्वतंत्र रूप से UUID जनरेट कर सकता है। किसी केंद्रीय सर्वर या आपस में तालमेल की जरूरत नहीं। कोई कोऑर्डिनेशन नहीं। हाँ। इससे सिंक्रोनाइजेशन की कोई झंझट नहीं होती और सिस्टम को स्केल करना बेहद आसान हो जाता है। जितने मर्जी सर्वर जोड़ते जाइए, वे सब अपने अपने UUID बनाते रहेंगे। हाँ, यूनिकनेस और स्केलेबिलिटी तो जबरदस्त है, पर फिर वही सवाल, क्या ये हमारी बाकी शर्तों जैसे 64 बिट, न्यूमेरिक और समय के क्रम को पूरा करता है? यहाँ कुछ दिक्कतें साफ नजर आती हैं। पहली दिक्कत तो साइज की ही है। UUID 128 बिट का होता है, जबकि हमें 64 बिट चाहिए। ये बेवजह दोगुनी जगह लेगा, जो बड़े पैमाने पर महंगा पड़ सकता है। सही। दूसरी बात, UUID समय के साथ क्रम में नहीं बढ़ते। उनका क्रम या तो रैंडम होता है या उस मशीन पर निर्भर करता है, पर टाइम के साथ बढ़ने की कोई गारंटी नहीं होती। बिल्कुल। तो हमारी चौथी शर्त फिर से पूरी नहीं हुई। और तीसरी, UUID सिर्फ अंक नहीं होते, उनमें अक्षर A से F और हाइफन डैश भी आ सकते हैं, जैसे वो उदाहरण था 09C93E62-50B4-4680D BF8A CO71040BFB2। हाँ, वो अल्फा न्यूमेरिक होते हैं। जबकि हमें तो सिर्फ न्यूमेरिक आईडी चाहिए थे। एकदम सही। तो UUID यूनिकनेस और डिस्ट्रीब्यूटेड जनरेशन के मामले में बहुत अच्छा है, लेकिन हमारी 64 बिट, सिर्फ न्यूमेरिक और समय क्रमबद्ध होने की जरूरतों को पूरा नहीं कर पाता। ठीक है, तो मल्टीमास्टर और UUID दोनों में कुछ ना कुछ कमी रह गई। तीसरा रास्ता क्या है? हमारे स्रोत में टिकट सर्वर का जिक्र है। सुना है फ्लिकर जैसी कंपनी ने इसे इस्तेमाल किया था। ये कैसे काम करता है? ये एक सेंट्रलाइज्ड अप्रोच है, मतलब केंद्रीकृत तरीका। इसका आइडिया बड़ा सीधा है। हम एक खास डेटाबेस सर्वर बनाते हैं जिसे टिकट सर्वर कहते हैं। इस सर्वर पर हम वही पुराना ऑटो इंक्रीमेंट वाला फीचर इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, सेंट्रलाइज्ड ऑटो इंक्रीमेंट। हाँ, अब
जब भी सिस्टम में किसी को, जैसे किसी वेब सर्वर को, एक नया यूनिक आईडी चाहिए होता है, तो वो इस टिकट सर्वर से संपर्क करता है और कहता है, मुझे एक टिकट दो। टिकट सर्वर बस अपने ऑटो इंक्रीमेंट काउंटर का अगला नंबर उसे दे देता है। अच्छा, तो ये एक तरह से सेंट्रलाइज्ड काउंटर हो गया। इसके फायदे क्या हैं? एक तो ये कि आईडीज गारंटीड न्यूमेरिक होंगे, हाँ क्योंकि वे सीधे डेटाबेस के ऑटो इंक्रीमेंट से आ रहे हैं। जी, दूसरा, इसे लागू करना शायद बाकी तरीकों से थोड़ा आसान हो, खासकर अगर सिस्टम बहुत ज्यादा बड़ा ना हो। हाँ, छोटे मध्यम स्केल के लिए ये फायदे तो हैं, लेकिन इसका एक बहुत बड़ा नुकसान है, क्या? जो इसे बड़े हाई अवेलेबिलिटी वाले सिस्टम्स के लिए खतरनाक बना देता है। सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर। सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर मतलब अगर वो सर्वर गया तो सब गया। बिल्कुल। सोचिए, सारे आईडीज एक ही सर्वर, टिकट सर्वर से आ रहे हैं। अगर किसी भी वजह से ये टिकट सर्वर बैठ गया, चाहे हार्डवेयर फेल हो, नेटवर्क इशू हो या मेंटेनेंस चल रहा हो, तो पूरे सिस्टम में कहीं भी नया आईडी बन ही नहीं पाएगा। अरे बाप रे। जहां भी आईडी की जरूरत होगी वो हिस्सा ठप पड़ जाएगा। ये बहुत बड़ा रिस्क है। बहुत बड़ा रिस्क है। हाँ, आप कह सकती हैं कि हम एक से ज्यादा टिकट सर्वर लगा दें बैकअप के लिए। हाँ, रिडंडेंसी। लेकिन जैसे ही आप एक से ज्यादा सर्वर लगाते हैं जो एक ही काउंटर को मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं, आप फिर से उसी सिंक्रोनाइजेशन की समस्या में फंस जाते हैं। अच्छा। ये कैसे सुनिश्चित करें कि वे डुप्लीकेट आईडी ना बना दें या उनके बीच डेटा लगातार सिंक रहे, ये अपने आप में एक जटिल इंजीनियरिंग समस्या बन जाती है। तो ये भी बड़े सिस्टम्स के लिए आदर्श समाधान नहीं लगता। तो अब तक हमने 3 तरीके देखे, मल्टी मास्टर रेप्लिकेशन, यूयूआईडी और टिकट सर्वर। और कोई भी हमारी 5 शर्तें, यूनिक, न्यूमेरिक, 64 बिट, समय क्रमबद्ध और हाई थ्रूपुट, इनको एक साथ पूरा नहीं कर पाया। सही। लगता है हमें कुछ और स्मार्ट करने की जरूरत है। यहीं पर ट्विटर का बनाया हुआ एक सिस्टम, जिसे स्नोफ्लेक कहते हैं, तस्वीर में आता है। हमारा स्रोत इसी से प्रेरित होकर एक समाधान सुझाता है जो इन सभी जरूरतों को पूरा कर सकता है। ये कैसे काम करता है? बिल्कुल, स्नोफ्लेक का दृष्टिकोण फूट डालो और राज करो जैसा है, डिवाइड एंड कॉन्कर। यह सीधे एक बड़ा सा 64 बिट का नंबर बनाने की कोशिश नहीं करता। इसके बजाय ये उन 64 बिट्स को कई छोटे मतलब वाले हिस्सों में बांट देता है। अच्छा, 64 बिट को ही तोड़ दिया। हाँ, हर हिस्सा एक खास जानकारी रखता है। हमारे स्रोत का चित्र 7-5 इसी बंटवारे को दिखाता है। आइए देखते हैं कि ये 64 बिट्स कैसे बटे होते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बिट, मतलब सबसे बाईं ओर वाले बिट से शुरू करते हुए। पहला बिट, बिट 63, साइन बिट। यह हमेशा 0 रखा जाता है। 0? क्यों? इसे भविष्य के लिए रिजर्व रखा गया है और इसका मुख्य काम ये पक्का करना है कि आईडी हमेशा पॉजिटिव नंबर रहे। ठीक है। अगले 41 बिट, बिट 62 से 22, टाइम स्टैम्प। यह इस डिजाइन का, कह सकते हैं, दिल है। यह सीधे सीधे वर्तमान समय को स्टोर नहीं करता, बल्कि एक खास शुरुआती समय, जिसे इपोक कहते हैं। इपोक मतलब एक स्टार्टिंग डेट। हाँ, एक रेफरेंस पॉइंट उस इपोक से लेकर अब तक बीते हुए मिलीसेकंड्स की संख्या को स्टोर करता है। ट्विटर ने अपने स्नोफ्लेक के लिए 4 नवंबर 2010 की एक तारीख को इपोक माना था। अच्छा। क्योंकि मिलीसेकंड समय के साथ लगातार बढ़ते हैं, इस हिस्से की वजह से ही स्नोफ्लेक आईडीज स्वाभाविक रूप से समय के अनुसार क्रमबद्ध होते हैं। वाह, तो ये हमारी चौथी शर्त पूरी करता है, टाइम ऑर्डरिंग। बिल्कुल। अगले 5 बिट्स 21 से 17, डेटा सेंटर आईडी। यह बताता है कि यह आईडी किस डेटा सेंटर में बनाया गया था। 5 बिट। हाँ? तो कितने डेटा सेंटर हो सकते हैं? 5 बिट का मतलब है कि हम 2 की पावर 5 इक्वल टू 32 अलग-अलग डेटा सेंटरों की पहचान कर सकते हैं। 32, ठीक है। अगले 5 बिट्स 16 से 12, मशीन आईडी। यह बताता है कि उस डेटा सेंटर की किस मशीन या सर्वर या प्रोसेस ने ये आईडी बनाया है। यहाँ भी 5 बिट। हाँ। तो 32 मशीनें प्रति डेटा सेंटर। हाँ। यानी हर डेटा सेंटर में हम 2 की पावर 5 इक्वल टू 32 अलग-अलग मशीनों की पहचान कर सकते हैं। ओके। और आखिरी 12 बिट्स 11 से 0, सीक्वेंस नंबर। ये एक काउंटर है। काउंटर? किस लिए? इसका इस्तेमाल तब होता है जब एक ही मशीन एक ही मिलीसेकंड में एक से ज्यादा आईडी बनाती है। हर बार जब ऐसा होता है, ये काउंटर 0 से शुरू होकर 1, 2, 3 ऐसे बढ़ता जाता है। और फिर हर नए मिलीसेकंड पर यह वापस 0 पर रीसेट हो जाता है। ये पक्का करता है कि एक ही मिलीसेकंड में एक ही मशीन पर बने आईडीज भी यूनिक हो। वाह, ये तो वाकई बहुत चतुर डिजाइन है, कमाल का है।
इसने एक ही 64 बिट नंबर के अंदर टाइम स्टैम्प से, जगह, डेटा सेंटर प्लस मशीन आईडी पे और उसी क्षण का क्रम सीक्वेंस नंबर से तीनों को डाल दिया। हाँ, बिल्कुल। ये तो हमारी सभी शर्तें पूरी करता दिख रहा है। यूनिक है, न्यूमेरिक है, 64 बिट है, समय क्रमबद्ध है टाइम स्टैम्प के कारण, और हाई थ्रूपुट भी देगा क्योंकि कई मशीनें पैरेलल में आईडी बना सकती हैं। सही। चलिए इस स्नोफ्लेक डिजाइन की कुछ और गहराइयों को समझते हैं। इसमें और क्या खास है? हाँ, इसमें कुछ और बातें ध्यान देने वाली हैं, जैसे वो डेटा सेंटर आईडी और मशीन आईडी। ये आमतौर पर सिस्टम शुरू होते समय ही हर मशीन को असाइन कर दिए जाते हैं और फिर बदलते नहीं। बदलते नहीं? क्यों? इन्हें बीच में बदलने से आईडी टकराव का खतरा पैदा हो सकता है, इसलिए इसे बहुत सावधानी से मैनेज करना पड़ता है। कल्पना कीजिए कि आपने मशीन आईडी 5 को बंद करके उसकी जगह नई मशीन को वही आईडी दे दिया। तो उनके द्वारा बनाए गए आईडीज में भ्रम पैदा हो सकता है यदि उनकी घड़ियां पूरी तरह सिंक ना हो। अच्छा, ये तो ध्यान रखना पड़ेगा। बिल्कुल। और वो टाइम स्टैम्प वाला हिस्सा 41 बिट का, वो सबसे अहम है क्योंकि वही टाइम ऑर्डरिंग देता है। पर एक सवाल मन में आता है, 41 बिट कितने समय तक चलेंगे? हाँ, ये कितने टाइम तक काफी है? 41 बिट में हम कुल 2 की पावर 41 मिलीसेकंड स्टोर कर सकते हैं। अगर आप इसे कैलकुलेट करें तो ये लगभग 69 साल के बराबर आता है। 69 साल? हाँ, 241 मिलीसेकंड करीब 69.7 साल होते हैं। इसका मतलब है कि जिस दिन आपने अपना इपोक, वो शुरुआती समय, सेट किया है, उस दिन से लेकर अगले 69 सालों तक ये सिस्टम बिना बदलाव के काम कर सकता है। अच्छा। अगर ट्विटर ने 2010 में इपोक सेट किया तो उनका सिस्टम करीब 2079 तक चलेगा। मतलब काफी लंबा टाइम है। हाँ, हम चाहें तो एक कस्टम इपोक चुन सकते हैं, जैसे आज की तारीख के आसपास का कोई समय, ताकि ये सीमा और आगे बढ़ जाए। लेकिन हाँ, 69 साल बाद या तो इपोक बदलना होगा, या टाइम स्टैम्प के लिए ज्यादा बिट्स देने होंगे, या कोई और तरीका अपनाना होगा। 69 साल, ये तो सिस्टम के जीवन काल के लिए वाकई काफी लंबा समय है। और वो आखिरी हिस्सा सीक्वेंस नंबर जो 12 बिट का था, उसका क्या मतलब है? हाँ, 12 बिट का मतलब है 2 की पावर 12 इक्वल्स टू 4096 अलग अलग मान, 0 से 4095 तक। जैसा हमने समझा, ये सीक्वेंस नंबर तभी बढ़ता है जब एक ही मशीन एक ही मिलीसेकंड में एक से ज्यादा आईडी बनाती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि सैद्धांतिक रूप से एक अकेली मशीन हर मिलीसेकंड में 4096 नए यूनिक आईडी बना सकती है। बिल्कुल। ये तो हमारी 10,000 आईडी प्रति सेकंड की आवश्यकता से कहीं ज्यादा है। ये तो प्रति मिलीसेकंड का रेट है। हाँ, वो भी सिर्फ एक मशीन के लिए। जबरदस्त। बिल्कुल। और सोचिए, अगर आपके पास कई डेटा सेंटर हैं और हर डेटा सेंटर में कई मशीनें हैं, जैसे मान लीजिए 32 डेटा सेंटर हैं और हर एक में 32 मशीनें, तो कुल 1024 मशीनें हो गई। हाँ। तो पूरे सिस्टम की आईडी बनाने की कुल क्षमता तो बहुत ही ज्यादा हो जाती है। ये हाई थ्रूपुट की शर्त को बड़े आराम से पूरा करता है। तो हमने डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में यूनिक आईडी बनाने की इस यात्रा में कई पड़ाव देखे। मल्टी मास्टर रेप्लिकेशन की सीमाएं थीं, यूयूआईडी की कुछ दिक्कतें थीं, हाँ, टिकट सर्वर का अपना रिस्क था, सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर, और अंत में स्नोफ्लेक जैसा एक परिष्कृत, एक सोफिस्टिकेटेड समाधान जो ट्विटर से प्रेरित है। हाँ, और हमने देखा कि हर तरीके के अपने फायदे नुकसान थे। कोई स्केलिंग में मार खाता था, कोई टाइम ऑर्डरिंग नहीं दे पाता था, तो किसी में सेंट्रलाइजेशन का खतरा था। लेकिन जब हमने अपनी पांचों विशिष्ट जरूरतों, यूनिक, न्यूमेरिक, 64 बिट, समय क्रमबद्ध और हाई थ्रूपुट को सामने रखा, तो स्नोफ्लेक जैसा दृष्टिकोण ही सबसे खरा उतरा। सही। इसकी खूबसूरती इसी बात में है कि ये 64 बिट जैसी सीमित जगह में कितने स्मार्ट तरीके से जरूरी जानकारी को एनकोड करता है। सार यह है कि जब जरूरतें जटिल हो तो सबसे आसान या सबसे विकेंद्रीकृत तरीका अक्सर काम नहीं करता। स्नोफ्लेक जैसी सफलता इस बात में है कि यह कुशलता से समय, स्थान और अनुक्रम को एक ही आईडी में कैसे पिरोता है। वैसे इस चर्चा को समेटने से पहले हमारा स्रोत कुछ और व्यावहारिक पहलुओं पर भी रोशनी डालता है। अच्छा, जिनका स्नोफ्लेक जैसे सिस्टम को असल दुनिया में लागू करते समय ध्यान रखना बेहद जरूरी है। क्या है वो? पहला है क्लॉक सिंक्रोनाइजेशन, मतलब घड़ियों का तालमेल। स्नोफ्लेक का डिजाइन इस धारणा पर टिका है कि सिस्टम की सभी मशीनों की घड़ियां एकदम साथ चल रही हैं, सिंक में हैं। हाँ, ये तो हमने माना था। लेकिन असलियत में सर्वरों की घड़ियों में कुछ मिलीसेकंड का अंतर आ सकता है, थोड़ा आगे पीछे हो सकती हैं। अच्छा। सोचिए, अगर एक सर्वर की घड़ी सिर्फ 10 मिलीसेकंड पीछे हो
और उसी वक्त दूसरे सर्वर पर कोई पोस्ट बने तो बाद में बनी पोस्ट का आईडी टाइम स्टैम्प के कारण पहले वाली पोस्ट से छोटा हो सकता है। अरे, तो ऑर्डरिंग गड़बड़ हो जाएगी। हाँ, इससे यूजर की टाइमलाइन जैसी चीजों में अजीब गड़बड़ियां दिख सकती हैं। ये तो बड़ी प्रॉब्लम है। हाँ, इस समस्या से निपटने के लिए नेटवर्क टाइम प्रोटोकॉल यानी एनटीपी जैसी तकनीकों का इस्तेमाल कर सर्वरों की घड़ियों को लगातार सिंक में रखना पड़ता है। एनटीपी, ठीक है। दूसरा है सेक्शन की लंबाई को ट्यून करना, मतलब बिट्स का बंटवारा बदलना। हमने जो 64 बिट का बंटवारा देखा 1 + 41 + 5 + 5 + 12, वो पत्थर की लकीर नहीं है। अच्छा, उसे बदल सकते हैं। हाँ, आप इसे अपनी एप्लीकेशन की ज़रूरतों के हिसाब से बदल सकते हैं। मान लीजिए आपकी एप्लीकेशन बहुत लंबे समय तक चलने वाली है, पर उसमें 1 मिलीसेकंड में बहुत ज़्यादा आईडीज नहीं बनते। तो आप टाइम स्टैम्प के लिए शायद 42 बिट और सीक्वेंस नंबर के लिए 11 बिट इस्तेमाल कर सकते हैं। ताकि सिस्टम की उम्र बढ़ जाए। बिल्कुल, ताकि वो 69 साल वाली लिमिट और बढ़ जाए। ये तो फ्लेक्सिबल है। हाँ, और तीसरा है हाई अवेलेबिलिटी, मतलब सिस्टम हमेशा चलता रहे। आईडी जनरेटर एक बेहद नाजुक और ज़रूरी हिस्सा है, मिशन क्रिटिकल कह सकते हैं। हाँ, अगर ये बंद हो गया तो आपके सिस्टम में कोई भी नई चीज, पोस्ट, ऑर्डर, यूजर अकाउंट बननी बंद हो जाएगी। सब रुक जाएगा। हाँ, इसलिए ये बहुत जरूरी है कि आईडी जनरेशन सर्विस हमेशा चलती रहे। इसके लिए आपको रिडंडेंसी, मतलब एक से ज्यादा आईडी जनरेटर चलाने होंगे। बैकअप? हाँ, और फेल ओवर, मतलब अगर एक फेल हो तो दूसरा अपने आप काम संभाल ले, ऐसे इंतजाम करने होंगे। ये वाकई बहुत अहम बातें हैं। मतलब सिर्फ एल्गोरिदम बना लेना काफी नहीं है, उसे भरोसेमंद तरीके से चलाने के लिए इन इंजीनियरिंग चुनौतियों का भी हल निकालना पड़ता है। क्लॉक सिंक, बिट्स एडजस्ट करना और सिस्टम को हमेशा चालू रखना। बिल्कुल। ये सब जानने के बाद एक सवाल मन में उठता है, जो शायद हमारे श्रोताओं के लिए भी सोचने लायक हो। हमने माना कि एनटीपी वगैरह से घड़ियों को सिंक किया जा सकता है, लेकिन क्या उन्हें पूरी तरह 0 मिलीसेकंड अंतर के साथ सिंक करना हमेशा संभव है? मुश्किल सवाल है। अगर हम मान लें कि सर्वरों की घड़ियों में हमेशा कुछ मिलीसेकंड का मामूली अंतर रह ही सकता है, तो स्नोफ्लेक जैसे आईडी जनरेटर के डिजाइन पर इसका क्या असर पड़ेगा? क्या मौजूदा डिजाइन इस मामूली अंतर को झेल सकता है, या फिर यूनिकनेस और समय क्रमबद्धता की गारंटी बनाए रखने के लिए हमें इसमें कुछ और बदलाव करने पड़ सकते हैं? सोचने वाली बात है। हाँ, जरूर। आज की इस गहन चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। उम्मीद है डिस्ट्रीब्यूटेड आईडी जनरेशन की इस जटिल लेकिन दिलचस्प दुनिया की ये झलक आपको जानकारीपूर्ण और रोचक लगी होगी।